नमस्ते, मैं हूं ललमोनपुरी खोलसिंह। एक खास विषय लेकर के आप सबके सामने आई हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं, असम मिजोरम के बीच चल रहे सीमा विवाद के कारण काफी तनाव चल रहा है। ये विवाद जो है समय समय उभरता चला आ रहा है। जब सारी दुनिया कोविड-19 जैसे महामारी रोग की समस्या से जूझ रही है, ऐसी स्थिति में हमें अन्य और समस्या के साथ गुजरना पड़ रहा है। सच कहो तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था जो हो रहा है। ये विवाद वाकई में क्या है, क्यों है और कैसे इसका समाधान किया जाए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और गौर करेंगे। यह विषय जो है असम और मिजोरम राज्यों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और साथ ही साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के आने वाली नई पीढ़ियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा जितना कि आज हम सब के लिए है। वास्तव में मैं कहना चाहूंगी, यह विषय जो है पूरे भारत के लिए एक अहम विषय है। विवाद की सच्चाई की ओर जाने से पहले मैं आप सबको मिजो जनजाति का परिचय देना चाहूंगी। भारत में कई लोग ऐसे हैं जो आज तक नहीं जानते कि मिजोरम कहाँ है और मिजो लोग कौन है। इसीलिए मैं आप सबको मिजो जनजाति का परिचय देना जरूरी समझती हूँ। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित मिजोरम राज्य में बसने वाली जनजाति को मिजो कहा जाता है। मिजो शब्द में मी का अर्थ होता है इंसान या मानव और जो का अर्थ है पहाड़ी। इस तरह मिजो का अर्थ हुआ पर्वतीय क्षेत्र में बसने वाले पहाड़ी इंसान। मिजोरम शब्द में रम का अर्थ जो है इसे भी जान लेते हैं। इसका मतलब होता है देश या भूमि और इस प्रकार मिजोरम का मतलब हुआ मिजो जनजाति की भूमि, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे लैंड ऑफ द मिजो ट्राइब। इस क्षेत्र में बसने के लिए हमारे पूर्वजों को कई संघर्षों का सामना करना पड़ा था। इत्तेफाक से हम यहाँ टपके नहीं। हमारे लिए यह क्षेत्र जो है ईश्वर की अमूल्य देन है। मिजो जनजाति की अनेक उप जनजातियां भी हैं और जिसे हम जोतनाथाक कहते हैं। और मैं कहना चाहूंगी इनकी भी अपनी अपनी बोली या उपभाषा भी हैं, लेकिन मिजो भाषा जो है हमारी आम भाषा है और मिजो को दुलियान या लुसेई भी कहा जाता है और भाषा वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह जो है सिनो टिबेटो बर्मन परिवार की भाषा माना जाता है और मूल रूप से मिजो जनजाति मंगोलॉइड है। मैं आगे कहना चाहूंगी, मिजो जनजाति जो है म्यांमार के कचिन हिल्स, बांग्लादेश के चित्तगोंग हिल्स एवं हमारे पड़ोसी राज्यों जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर में भी फैली हुई हैं। मगर अनेक जगहों में फैलने या बसने के बावजूद भी सभी मिजो जनजाति जो है एक ही संस्कृति, एक ही आस्था और एक ही भाईचारे की भावना के साथ हम आपस में प्रेम की भावना रखते हैं। और आइए मैं पूर्व ब्रिटिश काल की स्थिति आपको बता दूं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पूर्व ब्रिटिश काल में जो मिजो जनजाति की स्थिति थी उसे जानना बहुत ही जरूरी है। भारत में अंग्रेजों के आने के पहले भी क्या है हमारे पूर्वज जो थे विभिन्न स्थानों में बस चुके थे। वे सब अपने अपने वंश अनुसार रहते थे और एक प्रशासन के अधीन नहीं थे। वे गांव-गांव में रहते थे, उनका अपना अपना मुखिया होता था और शासन इस तरह से करते थे। वे इनका या उनका रहन सहन जो था बहुत ही साधारण था और अपने अपने गांव में वे सुख से जीते थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है बहुत ही मुश्किल होता था। शायद यही कारण था कि उन दिनों वे एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा नहीं थे। गांव का मुखिया अपने अधिकारियों सहित क्या है वे राज करते थे और उन्हें आदर का पात्र माना जाता था और वे जो है गांव के सब कुछ थे। लगभग सन 1800 के प्रारंभ में
अंग्रेज कई मिजो जनजाति के संपर्क में आए जो अंग्रेज बर्मा से आए। बर्मा जो कि अब के म्यांमार है, वहां से जो होकर के अंग्रेज आए थे, उन्होंने मिजो जनजाति को चीन नाम से पुकारा। और उसी प्रकार बांग्लादेश से होकर के जो आए थे, उन अंग्रेजों ने हमें कुकी कह करके पुकारा। और असम से होकर के जो आए थे, उन अंग्रेजों ने हमें मिजो कहा। इस तरह अलग अलग दिशा से आने वाले अंग्रेजों ने हमें अलग अलग नाम दिए। शायद यही कारण था उन दिनों में क्या होता था कि भाई भाई, मिजो भाई भाई के बीच भी लड़ाइयाँ होती थी। और तो और मैं कहना चाहूंगी, जैसे हम सब जानते हैं, अंग्रेज जो है वैसे भी हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते थे, और इसी के जरिए क्या है, अपना हक जमाने की ताक में रहता तो था ही। और सन 1850 के दौरान अंग्रेजों के साथ मिजो जनजाति का परिचय जो है बढ़ने लगा था। वैसे मिजो जनजातियों के मन में अंग्रेजों के प्रति स्वागत की भावना जो थी बिल्कुल भी नहीं थी। और क्या है, असम के चाय बागान में अंग्रेजों का आना जाना मिजो मुखियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके शिकार के क्षेत्र में गोरे रंग के आदमी का टहलना मिजो मुखिया के बर्दाश्त के बाहर था। और इसी के चलते क्या होता है, एक बहुत ही भयंकर घटना घटी। साइलाम गांव के मिजो मुखिया ने विंचेस्टर के पिताजी की हत्या कर डाला। और तो और क्या है, उनकी बेटी को भी बंदी बनाए गए। इस तरह अपने क्षेत्र की हिफाजत के लिए क्या है, मिजो मुखिया जो है इस हद तक जा सकता था। अब क्या होता है, अंग्रेज भी इस पहचान में आ गए थे कि मिजो अपने दुश्मन के प्रति काफी बेरहम होते हैं। वे अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहते थे। और इतना ही नहीं, मिजो क्षेत्र में क्या है, अंग्रेजों के हित के कीमती संसाधन जैसे कि चाय, तेल, टीक, इन सब के अभाव के कारण क्या है, अंग्रेजों ने मिजो जनजाति से दूर ही रहना उचित समझा और ठीक समझा। फिर क्या हुआ, सन 1872 में अंग्रेजों ने मिजो मुखियों के साथ MOU साइन करने का निर्णय लिया। और बाद में इसी क्या है, समझौता ज्ञापन के आधार पर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, बंगाल पूर्वी सीमांत अधिनियम जिसे हम हिंदी में कहेंगे, लागू किया गया, जिसे सन 1875 में अधिसूचित किया गया था। और क्या है, बड़ी चतुराई के साथ यह अधिनियम जो है मिजो जनजाति से ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, क्योंकि वे प्रायः क्या है, अंग्रेजों के संरक्षित क्षेत्रों या इलाकों में घुसपैठ करते थे। इस तरह 509 वर्ग मील के नाम का इनर लाइन रिजर्व्ड फॉरेस्ट मिजो क्षेत्र के अंदर लाकर सीमा रेखा खींची गई, ताकि इस रेखा को मिजो जनजाति पार ना कर सके। और फिर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट 1873 के आधार पर ही क्या है, इनर लाइन परमिट लागू कर दिए गए थे, जिसके तहत दो समुदाय के बीच के क्षेत्रों का विभाजन होने के साथ साथ क्या है, दो क्षेत्रों के लोग आसानी से एक दूसरे के इलाके में प्रवेश ना कर पाए। वर्तमान में भी ILP हमारी हिफाजत के लिए प्रयोग में है। और 509 वर्ग मील यानी कि इनर लाइन रिजर्व्ड फॉरेस्ट की आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसे जानना बहुत ही जरूरी है। इसका निर्धारण जो है ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 5 of 1710 1878 अंडर सेक्शन 34 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ असम द्वारा किया गया था। असम सरकार के वन विभाग ने 1896 से 1897 में उन दिनों के असम में स्थित क्या है, रिजर्व्ड एवं अनक्लास्ड स्टेट फॉरेस्ट की जो सूची बनाई थी, लिस्ट बनाई थी,
उसके अनुसार भी ये साफ मालूम पड़ता है कि 509 वर्ग मील इनर लाइन रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है मिजोरम का हिस्सा था और मिजोरम का हिस्सा है। और ये क्या है, ये बात असम भी भली भांति जानता है लेकिन इनकार कर रहा है। इनके अलावा सन 1905 से 1910 तक के रेवेन्यू स्टेटमेंट से साफ जाहिर है कि इस क्षेत्र का टैक्स यानी कि कर जो है 1,77,647 रकम जो है उसे मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फंड में भरे गए थे। और फिर क्या होता है, अक्टूबर 1953 को भी क्या है इस क्षेत्र का मिजो क्षेत्र में होने की घोषणा जो है असम सरकार ने की थी। यहां तक कि मिजोरम जब केंद्र शासित प्रदेश बने तब भी इसी घोषणा के आधार पर इस क्षेत्र को मिजोरम का ही माना गया था। इसीलिए 509 वर्ग मील इनर लाइन रिजर्व्ड फॉरेस्ट का मालिक है मिजोरम और था भी पहले। इसीलिए हम कहना चाहेंगे यहाँ कि इस बात को किसी ने भी शक नहीं किया, यहाँ तक कि असम सरकार ने भी, लेकिन वे जबरदस्ती क्या है इस क्षेत्र को हड़पने की कोशिश में लगा हुआ है। मिजोरम क्षेत्र की सीमा रेखा में बदलाव जरूर लाया गया तो था, इसकी जानकारी भी आवश्यक है। जैसे कहा गया था 1872 में अंग्रेजों एवं मिजो मुखियों के बीच जो है एमओयू साइन किए गए थे और जिसके आधार पर 1873 में बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट लागू किए गए थे और जिसकी अधिसूचना जो है 1875 को यानी कि सरकारी राजपत्र में की गई थी। उस समय इस क्षेत्र में अच्छी तरह से क्या है सीमा चिन्ह भी बनाए गए थे, लेकिन समय के चलते अंग्रेजों ने समय समय पर अपने हित के लिए क्या है सीमा रेखा में बदलाव जो है लाते रहा। फिर एक बार फिर क्या होता है 1933 में इनर लाइन रिजर्व्ड फॉरेस्ट की रेखा जो है लुशे हिल्स के भूभाग की तरफ धकेला गया ताकि वे चाय बगान का विस्तार जो है मिजो क्षेत्र के कई हिस्सों में भी कर सके। पर यहाँ इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अंग्रेजों ने जिस दक्षिणी छोर के क्षेत्र का हिस्सा चाय बागान के लिए बढ़ाया था वह न कि 1875 में निर्धारित कचार जिले और लुशे हिल्स जिले का सीमांकन हिस्सा था, यानी कि 1933 में की गई रेखा के बदलाव के साथ आज के विवाद का जो क्षेत्र है उससे इसका संबंध ना जोड़े और ना ही भ्रम में पड़े। और एक बार फिर 1933 के लुशे हिल्स जिले की सीमा रेखा जो थी वह क्या है मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क्षेत्र की सीमा के रूप में अपनाया गया। 1952 में भी, ये मैं कहना चाहूंगी 1952 में भी इसे अपनाया गया असम सरकार द्वारा। इतना ही नहीं 1971 में नॉर्थ ईस्ट एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द्वारा मिजोरम जब केंद्र शासित प्रदेश नए बनने जा रहे थे तब भी इसी सीमा रेखा को अपनाया गया था। आगे चल करके केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनने तक इसी सीमा रेखा को अपनाया गया। इस तरह 1933 में निर्धारित लुशे हिल्स डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल जो है वर्तमान में भी मिजोरम राज्य का क्षेत्रफल है। इसमें कोई शक नहीं कि 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने और 1987 में मिजोरम राज्य बनने तक
असम का जो लुशई हिल्स जिला था वही मिजोरम था और वर्तमान में भी है। जब मिजोरम निश्चिंत होकर के क्या है अपना अस्तित्व अलग तरीके से अपने तरीके से बनाने की राह में था, तब असम की तरफ से समस्या जो है उभर करके आने लगा। वैसे असम की समस्या उससे ही अलग होकर बने अपने वर्तमान के पड़ोसी राज्यों से है। असम के अंदर जब तक मिजोरम था तब तक कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही अलग होने का सिलसिला शुरू होने लगा तब क्या है समस्या जो है उभरने लगा। जब बेटी शादी करके घर से विदा लेती है तब माता पिता जो है प्यार से बेटी की विदा करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, असम से विदा होकर के ऐसा नसीब ना हुआ। अफसोस उल्टा क्या है, छीनने लड़ने झगड़ने में जो तुला हुआ है। सन 1971 के बाद भी असम से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का सीमांकन जो है संवैधानिक रूप से बाकी रह गया था। उसी प्रकार इस काम को पूर्ण करने के लिए क्या है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सन 1974, 1975 और 1981 में सर्वेक्षण एवं स्थल सत्यापन अवश्य किए तो गए थे, मगर इन सालों में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित सीमांकन के नक्शे जैसे कि यहाँ पे हैं 83D7, 83D8, 83D11, 83D14 और 83H3। ये 6 टोपोशीट्स क्या है में पहले की सीमा रेखा जो है उसे बदलता नजर आया। वैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी जो इस काम के लिए आए थे वे पक्षपात की भावना लेकर तो आए नहीं थे, इसीलिए क्या है उन्होंने साफ साफ टोपोशीट्स के फुटनोट में लिखा है कि मिजोरम के प्रतिनिधि अधिकारियों को शामिल न किए जाने पर स्थल सत्यापन ठीक तरीके से नहीं हो पाया था। ना ही मिजोरम राज्य की सलाह ली गई थी और ना ही क्या है उन्हें शामिल किया गया था, जबकि दोनों ही राज्यों के प्रतिनिधि अधिकारियों का होना वहां बहुत ही जरूरी था। कहे गए क्या है सालों के सर्वेक्षणों में ना ही पहले से अपनाते चले आए सीमा रेखा का लिहाज रखा गया और आधार अपनाया गया। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ना ही मिजोरम को सूचित किया गया था, मिजोरम को सूचना नहीं दी गई थी। आज हम कहना चाहते हैं कि असम हमेशा संवैधानिक सीमा की बात कह करके क्या है इसके पालन करने की वकालत जो है हमेशा करता रहता है। वे किस संवैधानिक सीमा की बात करते हैं, उस संवैधानिक सीमा की जिसे केवल असम ही मानता चला आ रहा है और मिजोरम उससे बेखबर और अनजान है, क्योंकि इसका सीमांकन जो है मिजोरम के बिना असम राज्य के इच्छा अनुसार और सलाह के अनुसार ही हुआ या बनाया गया था। हम इस असम के द्वारा गलत तरीके से बनी बनाई संवैधानिक सीमा को बिल्कुल भी मान नहीं सकते। हमारे पास मौजूद सारे दस्तावेजी प्रमाण जो हैं उससे भी साफ पता चलता है कि यह क्षेत्र या यह इलाका जो है मिजोरम राज्य का था और आज भी वर्तमान में भी है। विवाद का सच्चा मुद्दा क्या है, क्यों है और कैसे किया जाए इसका समाधान, इस प्रश्न के बारे में आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विवाद का सच्चा मुद्दा यही है कि असम जिस संवैधानिक सीमा का दावा कर रहा है यह बिल्कुल आधारहीन है। असम के इच्छा अनुसार इस बनी बनाई संवैधानिक सीमा
के नए नक्शे में कई मिजो गांव जैसे कि सैहपुई, फाइसिन, जायते, जायपुई असम के अंदर आ गए हैं। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात हुई। और देखिए, इससे भी आश्चर्य की बात सुन लीजिएगा, मैं बताती हूँ। टोपो शीट 83D8 में जो फुटनोट पूरे लगन के साथ सर्वेक्षण अधिकारियों ने छोड़ रखे थे, जिसमें लिखा गया था कि मिजोरम की सलाह के बिना स्थल सत्यापन ठीक तरीके से नहीं हो पाया और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के आधार पर सर्वेक्षण दोबारा करना आवश्यक बताया गया था, वह जो है पूरी तरह गायब हो गया है। उसे 2004 से 2005 के नए टोपो शीट से हटाया गया, यानी कि वहां से पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है और 2010 का संस्करण रूप जो है उसे दिया गया। यहाँ भी एक बार फिर मिजोरम के साथ बहुत ही गलत हुआ। हर समस्या का हल जो है अवश्य होता है, पर समय के रहते समस्या का हल न किया जाए तो क्या होता है, समस्या जो है जटिल बन जाता है। और यही स्थिति जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र की भी हो गई है। लेकिन इतना भी देर नहीं कि समस्या का हल ना किया जा सके। केंद्र सरकार ने जो दूरदर्शिता पहले नहीं दिखाई थी, उसका नतीजा आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम के पड़ोसी राज्यों को भुगतना पड़ रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय इलाके अब तक क्या है ठीक तरीके से या उचित रूप से सीमांकित नहीं है और जाहिर है कि असम ही इन तमाम विवादों का केंद्र और कारण भी है, क्योंकि आजादी के बाद उनके वर्तमान के पड़ोसी राज्य जो है उससे ही अलग होकर के ही बने हैं। असम जिस संवैधानिक सीमा की बात का दावा करके क्या है उसके पालन का वकालत करते आ रहा है, वह सच्चे रूप में है ही नहीं। हमारे पास इस विवाद के क्षेत्र पर अपने हक और दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं। मिजो जन का केंद्र सरकार से अपील। अंत में हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि अपने इन दो राज्यों के बीच हो रहे सीमा विवाद को सुलझाने में हमारी सहायता वे करें। केंद्र सरकार का हस्तक्षेप जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गया है, आवश्यक हो गया है। दोनों राज्यों के साथ बैठक में वे विचार करें और केंद्र सरकार इस भ्रम में ना रहे कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण जो है सही तरीके से सुलझाया गया है। मिजोरम के 509 वर्ग मील के क्षेत्र को असम जो है हड़पने की लगातार कोशिश कर रहा है, जो बहुत ही गलत है। हमें अपने अधिकार से वंचित किया जाने का महसूस जो है मन को घिरने लगा है। इसीलिए हम केंद्र सरकार से विनती करते हैं कि उन तमाम रिकॉर्ड्स एवं ऐतिहासिक सीमाओं के सही आधार पर जांच पड़ताल एवं अध्ययन करें और क्या है जितना जल्द हो सके कृपया करके दोनों राज्यों के बीच का वास्तविक और स्थायी रूप से सीमांकन निर्धारण करने में कष्ट उठाएं। हमें बहुत खुशी होगी अगर ऐसा हो पाया तो, ताकि दोनों राज्यों के बीच का यह सीमा विवाद जो है सुलझ करके हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सके। समापन के लिए मैं पूरे भारतवासियों से कहना चाहूंगी कि देश में भाईचारे की भावना जो है हमेशा बनी रहे और आप सब स्वस्थ और सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। जिंदाबाद मिजोरम। जय हिंद।